चलो बच्चे पार्टी शुरू करते हैं अपन लोग आज एसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल शीट से अलग जाएंगे, तो पहले आज वो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ध्यान से समझना बेटा। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं बेटो अपन लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन देखा बेटा ध्यान से। आपसे कहता है शो दैट द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in an inductor and a capacitor always remains constant। और आज हम लोग बेटा जितनी भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो सब की सब हमें एग्जाम में कितने मार्क्स में मिलने वाली है? 3 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? अगर तुम्हें याद हो एसी चैप्टर में हमने पढ़ा रेजिस्टर, पहली क्लास याद करो जब हम ट्रांसिएंट करंट पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता। जब हम वहां से करंट फ्लो कराते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या कराता है? लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। द फॉर्मूला इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, पढ़ा ना हमने। तो जब करंट को फ्लो कराया रेजिस्टर से तो उसने एनर्जी को स्टोर नहीं करा, और जब हमने कराया कैपेसिटर से, जब हमने कराया इंडक्टर से, तब तो एनर्जी को स्टोर किया उसने। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा कि भाई आप ये चीज प्रूव करके दो कि जो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी और जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी उन दोनों का सम हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन है आपका। बट यहीं से आप एक चीज को समझो, अगर वो हमसे कह रहा है, ठीक ध्यान से देखना, यहां से आपका कंसेप्ट क्या निकल के आता है? भाई उसने कहा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इन दोनों का सम मुझे क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट। अगर इन दोनों का सम कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे भी तो ट्रीट कर सकता हूं ना कि भाई कैपेसिटर की एनर्जी लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है इसे क्या लिख सकता हूं? गेन इन मैग्नेटिक एनर्जी। कि भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? गेन। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और यहां पर क्या हो जाएगा? लॉस इन मैग्नेटिक एनर्जी। या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जितना गेन होगा मैग्नेटिक एनर्जी में उतना ही लॉस होगा। हाँ या ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने एक बार करंट की हेल्प से, पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से अपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, और उस चार्ज कैपेसिटर को जब हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे अब वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब जाकर के हमारे इंडक्टर के अंदर कौन सी एनर्जी बनने लगेगी? मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। और जो मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी वो वहां पर क्या कराएगी? सेल्फ इंडक्शन। वहां कौन बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से हमारे कैपेसिटर को क्या करेगा? चार्ज। कैपेसिटर चार्ज होगा
जैसे ही चार्ज हो गया फिर से वो इंडक्टर के थ्रू क्या बनाने लगेगा, मैग्नेटिक एनर्जी। इसका मतलब हम लोगों ने एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, उसके बाद जो एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी या नहीं। तो जब टू एंड फ्रो मोशन होने लगेगा तो मैं इसी कंसेप्ट को क्या नाम दे सकूंगा बेटा, इसी को हम क्या नाम दे सकेंगे, एलसी ऑसिलेशन। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हमने एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, अब उस चार्ज कैपेसिटर को हमने किसके साथ जोड़ दिया, इंडक्टर के साथ, ठीक है। अब जैसे ही हमने चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, ठीक है, उसके टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए, अब हमारा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इसका मतलब अब वो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कराएगा। जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर में कौन सी एनर्जी बन जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी बनने का मतलब हुआ वहां मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड ने उस कॉइल के एरिया को क्रॉस करके वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कराया, जिसकी वजह से वहां कौन इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड करंट, और उस इंड्यूस्ड करंट ने हमारे कैपेसिटर को फिर से क्या कर दिया, चार्ज। कैपेसिटर जब दोबारा से चार्ज हो गया तो उसने फिर से इंडक्टर के थ्रू क्या करना शुरू करा, करंट फ्लो कराना शुरू करा। इसका मतलब एक बार अगर कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हमने इंडक्टर के साथ उसे कनेक्ट कर दिया तो वो एनर्जी को कॉन्स्टेंटली इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में क्या कराता रहेगा, ऑसिलेट कराता रहेगा, ठीक है। अगर हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर आइडियल है तो वहां कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और किस तरह की ऑसिलेशन मानी जाएगी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। कैसी मानी जाएगी, अनडैम्प्ड, क्योंकि भाई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ दोनों के बीच में ऑसिलेट कर रही है, तो कैसा ऑसिलेशन होगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर नहीं होगा, कुछ ना कुछ हर सीरीज ऑफ साइकिल के अंदर एनर्जी लॉस होने लगेगी, तो धीरे धीरे करके जो हमारी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होगा, कम होने लगेगा। सो अगर ऐसा हुआ तो कैसी ऑसिलेशन कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो कैसी ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड, और अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो कैसी, डैम्प्ड। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वगैरह में नहीं मिलेगा बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, याद रहेगा। तो पॉइंट इज, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन से कंसेप्ट निकल के क्या आया कि जो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी का सम कांस्टेंट है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, एक एनर्जी का लॉस तो दूसरी का गेन, या फिर पहले वाली में गेन तो दूसरी का लॉस। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं एनर्जी जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, एंड दैट बिकम्स द कांसेप्ट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। आई बात समझ, क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। दूसरी चीज, जब हम यहां पर ये इन दोनों में एनर्जी को निकालने की बात करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे किसके साथ, चार्ज के साथ। अब चार्ज की इक्वेशन जो है वो ली जा सकती है Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, और ली जा सकती है Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक। जैसे ईएमएफ है, ईएमएफ की इक्वेशन क्या आई, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की हमने इक्वेशंस देखी, रेजिस्टर के लिए अलग है, कैपेसिटर के लिए अलग है, इंडक्टर के लिए अलग है। एज इट इज जब हम बात करेंगे चार्ज की तो चार्ज के लिए भी दो इक्वेशंस चल रही हैं, एक है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, एक है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मैं बात करूं सिर्फ आंसर निकालने की तो अपना आंसर दोनों से आ जाएगा, साइन वाली से भी आ जाएगा और कॉस वाली से भी। बट द पॉइंट इज, इन दोनों में से प्रॉपर तरीके से वैलिड इक्वेशन कौन सी है, साइन वाली या कॉस वाली, चेक करेंगे उसको ध्यान से, ठीक। देखिए हमने बात करी एट टी इक्वल टू 0, आप जैसे ही यहां टी को 0 करते हो तो व्हाट विल बी क्यू, क्यू नॉट साइन, टी को 0 करा तो ये कितना बन गया, 0 डिग्री। व्हाट इज साइन 0, 0। तो बेटू हमारा चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा कि हम पहले अपने कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा फिर हम उसे किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर के साथ। बट यहां हमारे कैपेसिटर पर चार्ज ही कितना हो जाएगा, 0, तो गड़बड़ हो गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं इस प्रश्न के हल को बनाते हुए, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को सॉल्व करते हुए
साइन वाली इक्वेशन को कंसीडर नहीं करूंगा। कॉस वाली को क्यों करेंगे? एट t इक्वल 0 अगर रिप्लेस करा तो q विल बी इक्वल टू q नॉट एंड कॉस ओमेगा 0। ये पूरा कितना हो गया बेटा? 0 बना। एंड व्हाट इज cos 0? 1। सो नाउ q इज इक्वल टू विच इज नॉट 0। अब हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा और उस चार्ज कैपेसिटर को हम किसके साथ जोड़ेंगे? इंडक्टर के साथ, सो दैट वी कैन स्टडी द कंसेप्ट कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी समथिंग। आई बात समझ? तो आंसर निकालने को आप यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इक्वेशन हर जगह हर पॉइंट पर वैलिड नहीं हो पाएगी। बट अगर आप इससे करते हो तो वो इक्वेशन बिंदास काम करेंगे। आई बात समझ? श्योर? अभी हमने आंसर शुरू नहीं करा, ठीक है? अब हमारा आंसर शुरू होगा यहां से। तो पहले हमने ये क्लियर करा कि हम इस इक्वेशन को क्यों ले रहे हैं, ठीक है? चलो अब समझते हैं हम अपने सॉल्यूशन को कि कैसे करा जाए। ध्यान से देखिएगा बेटू। नाउ इक्वेशन ऑफ चार्ज हमने देखा Q इज इक्वल टू Q नॉट एंड कॉस ओमेगा टी। इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जैसे ही दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देखो Q से कितना बना? dq बाई dt। ये Q नॉट एज इट इज, ये जो cos ओमेगा टी है इससे कितना हो गया बेटा हमारा? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से फर्दर ओमेगा। व्हाट इज dq बाई dt? I। so I will be minus q naught omega sin omega t। let it be इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझो ध्यान से, जो आपकी ये चार्ज वाली इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम निकालेंगे हमारे कैपेसिटर की एनर्जी। चार्ज वाले को डिफरेंशिएट करके हमने क्या निकाला? करंट। और इस करंट वाली इक्वेशन से हम किसकी एनर्जी निकालेंगे? इंडक्टर की एनर्जी। कैसे? समझो ध्यान से। नाउ फॉर अ कैपेसिटर, अगर हमने कैपेसिटर की बात करी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आपके पास चार्ज की वैल्यू है बेटा? हाँ या ना? आप चार्ज की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पे रख दो, इक्वेशन 1 से यहां रखो। तो जैसे ही आपने इसको रिप्लेस करा, आपके पास कितना बना? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, कितना हो गया? Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2C। लेट इट बी इक्वेशन नंबर x। ये किसकी एनर्जी आ गई? कैपेसिटर की। इस इक्वेशन को आप अलग से भी ध्यान रखोगे, ठीक है? कि अगर हमसे पूछा जाए एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, भाई अगर आप बात करते हो इस फॉर्मूले की, ये आपको एनर्जी देगा पर किसी गिवन इंस्टेंट पे नहीं देगा, ये तो टोटल एनर्जी दे देगा। बट अगर बात आती है कि आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता करना है, तो फॉर्मूला कौन सा जाएगा? ये वाला। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बदलेगी। तो अगर इंस्टेंट की बात है तो कौन सा फॉर्मूला? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C cos स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान रहेगा। नाउ ये तो कैपेसिटर की बात होगी। अब हम करते हैं फॉर एन इंडक्टर। अगर इंडक्टर के लिए किया, नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ ऑफ Li स्क्वायर। करंट की इक्वेशन ये रही। अगर हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर वैल्यू डाली, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी हाफ ऑफ L I स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, कितना बना बेटा? Q नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा तरीके से लिख देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर
विल बी इक्वल टू, देखो एक चीज याद करो, ड्यूरिंग रेजोनेंस, जब हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, हमने ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाला था 1/LC। आप इस वैल्यू को उठा के यहां रखो इस जगह पर, ठीक है। जैसे आपने ये वैल्यू यहां रिप्लेस करी तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बिकम्स हाउ मच, Q नॉट स्क्वायर L/2, Q नॉट स्क्वायर L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, और यहां से ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज। स्टेप्स क्लियर है? ठीक भाई, आपके पास L से L कैंसिल, देन व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इट इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस इक्वेशन को कर लेते हैं इक्वेशन नंबर y। देखो रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपने किसकी इक्वेशन कंसीडर करी, चार्ज की। चार्ज की इक्वेशन थी दो, एक इन टर्म्स ऑफ साइन और दूसरी इन टर्म्स ऑफ कॉस। इन टर्म्स ऑफ साइन वाली हमने नहीं ली, क्योंकि साइन वाली इक्वेशन में हमारा चार्ज कितना बन जा रहा था, जीरो। अगर चार्ज जीरो बन गया तो हमारा कैपेसिटर कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा, और फिर हम उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से हमने कौन सी इक्वेशन ली, कॉस वाली। कॉस वाली इक्वेशन से हमें क्या समझ में आया कि भाई चार्ज एग्जिस्ट करेगा, सो दैट हम कह सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करेगा, और जब एनर्जी को स्टोर करेगा तो हम उसे किसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, इंडक्टर के साथ। तो पहला पॉइंट ये कि हमने चार्ज की इक्वेशन को स्पेसिफाई करा कि कौन सी लेनी है, साइन वाली क्यों नहीं और कॉस वाली क्यों, डन है। सेकंड स्टेप, हमने चार्ज की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल दिया, करंट की वैल्यू निकाल दी। चार्ज की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके क्या निकाला, करंट। अब हमारे पास दोनों चीजें, हमारे पास चार्ज भी है, हमारे पास करंट भी है। चार्ज वाली जो वैल्यू है, चार्ज वाली जो इक्वेशन है, उसको कैपेसिटर की एनर्जी के अंदर सब्स्टिट्यूट करा तो किसकी इक्वेशन निकल गई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और एज इट इज जब करंट की इक्वेशन को पुट करा कैपेसिटर इंडक्टर वाली एनर्जी में, तो किसकी इक्वेशन निकल गई, इंडक्टर की एनर्जी की निकल गई। हमें प्रूफ क्या करना था, दोनों का सम। तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो अब देखिए बेटा, बहुत ध्यान से, नाउ एडिंग इक्वेशन x एंड y, आपने दोनों को ऐड किया। जैसे ही दोनों को ऐड किया, इंडक्टर प्लस कैपेसिटर, इंडक्टर की एनर्जी हमने अभी निकाली Q नॉट स्क्वायर बाय 2C एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कैपेसिटर की एनर्जी जो हमने निकाली इक्वेशन x में, दिस इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आप गौर से देखें बेटा, तो यहां से एनर्जी इंडक्टर, एनर्जी कैपेसिटर इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C कॉमन, और ब्रैकेट में कितना रह जाता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एंड बेटू ये कितना होगा, 1। तो हमारे पास इंडक्टर प्लस कैपेसिटर कितना बना, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। अब इसे भी ध्यान रखना है कि अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी का सम देख रहे हैं तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C के। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास राइट हैंड साइड पर कौन आ रहा है, इट इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस C, दिस C इज द कैपेसिटेंस। बदलता तो है, पर बदलता कब है, जब हम प्लेट्स के बीच में मीडियम डाल दें, जब हम प्लेट्स के बीच में सेपरेशन चेंज कर दें, या फिर हम जब प्लेट का सरफेस एरिया वो चेंज कर दें, तब तो बदलेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अभी फिलहाल हम ऐसा कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये Q नॉट,
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहां पे? ये क्यू नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम चार्ज। भाई जैसे हम बोलते हैं ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ, हम बोलते हैं आई नॉट मैक्सिमम करंट, तो ये क्यू नॉट क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज। इफ इट इज मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। भाई अगर क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये सी कांस्टेंट है, इसका मतलब दो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही प्रूव करना था कि सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आया या नहीं? पक्का अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3 नंबर की प्रॉब्लम है, गलत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, श्योर। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी जो हमने पढ़ा कि सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल रिमेन्स कांस्टेंट, पूरा का पूरा अब जो पढ़ेंगे क्वेश्चन हम, वो पिछले वाले पे डिपेंडेंट है। ठीक, क्या कहता है आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर? अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने आपसे पूछा कि डिटरमाइन द टाइम intervals at which energy will become completely electrical। ठीक भाई, उसने कहा है कि आप वो टाइम इंटरवल्स बता करके बताइए जिन इंटरवल्स पर आपकी जो एनर्जी है, ठीक, वो कंप्लीटली कैसी होगी? कंप्लीटली कैसी होगी? इलेक्ट्रिकल होगी। हमारा सर्किट कैसा था? एलसी। एल बोले तो इंडक्टर एंड सी बोले तो कैपेसिटर। इंडक्टर में कैसी एनर्जी? मैग्नेटिक। कैपेसिटर में कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल। नाउ व्हाट द डिमांड इज, वो डिमांड क्या क्वेश्चन की कि भाई कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये हुई ना कि फॉर एनर्जी टू बी completely electrical, the magnetic energy should be zero। भाई अगर हम चाहते हैं कि जो सर्किट की एनर्जी है वो पूरी की पूरी प्योरली कैसी हो जाए? इलेक्ट्रिकल वाली हो जाए, तो मैग्नेटिक वाली को कितना होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। भाई मैग्नेटिक एनर्जी को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जो कि निकाली क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c एंड साइन स्क्वायर दैट शुड बी जीरो। हाँ या ना? भाई अगर हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट जीरो हो जाए, तो या तो ये हिस्सा जीरो हो जाए और या फिर ये जीरो हो जाए। अब इसका जीरो होना तो पॉसिबल है नहीं, तो बचा कौन? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए ध्यान से, तो जब इस पोर्शन को हम जीरो कर रहे हैं तो यहां से क्या पता लगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी जीरो, मतलब साइन ओमेगा टी विल बी व्हाट? जीरो। अब जरा सोचिए, साइन के टेबल में, साइन फंक्शन में जीरो कहां कहां आता है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे और भी वैल्यूज है हमारी। तो व्हाट इज दैट जनरल फंक्शन? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई। क्लियर है ये? नाउ अगर गौर से देखा जाए बेटू, तो ओमेगा टी विल बी इक्वल टू व्हाट? एन पाई। तो यहां से हमने क्या लिखा? यहां से हमने लिख दिया ओमेगा टी विल बी इक्वल टू एन पाई। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टी। स्मॉल टी इज इक्वल टू एन पाई। भाई अगर ध्यान से देखा जाए, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास टी का वैल्यू कितना आ गया? एन टी बाय
2। तो ये हमने वो इंटरवल्स पता कर लिए जिन पर की जो एनर्जी है वो पूर्ण रूप से 100% प्योरली कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल। पहला पॉइंट समझ आया। इस क्वेश्चन में अभी 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा था कि भाई वो इंटरवल्स पता करके बताओ जिसमें एनर्जी कैसी होगी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। तो वो ये हमने कर दिया है, हो जाएगा अच्छे से। अब अगले पॉइंट में उसने क्या पूछा, देखो ध्यान से बेटा, समझते चलो अच्छे से। कहता है डिटरमाइन द टाइम इंटरवल्स at which the energy is completely मैग्नेटिक। भाई पिछली बार जो एनर्जी की डिमांड थी वो कैसी थी बेटू हमारे पास, वो टाइम इंटरवल्स पता करो जिसमें एनर्जी कैसी होगी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। और अब वो क्या कह रहा है कि वो टाइम इंटरवल्स पता करो जिसमें की एनर्जी कैसी होगी, कंप्लीटली मैग्नेटिक। अब अगर मैग्नेटिक चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल वाली को कितना होना पड़ेगा, 0। लगा देते हैं कंसेप्ट, देखो ध्यान से। नाउ फॉर एनर्जी टू बी कंप्लीटली कैसी, मैग्नेटिक। अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी कैसी हो जाए, कंप्लीटली मैग्नेटिक हो जाए, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी शुड बी व्हाट, 0। ये होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 होने का मतलब हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो कि कितनी थी, Q0 स्क्वायर बाय 2C एंड cos स्क्वायर ओमेगा टी शुड बी 0। सेम वही प्रोसेस उदय भाई, पढ़ाई में ध्यान। इसका मतलब कौन 0 होगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी शुड बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, cos ओमेगा टी शुड बी 0। अब cos ओमेगा टी 0, तो बेटा जी cos फंक्शन में 0 कहां कहां पे, 90, 270। व्हाट इज द जनरल फंक्शन, इट इज cos 2n प्लस 1 एंड पाई बाय 2। ये फंक्शन होता है आपका। इसका मतलब यहां से देखो ध्यान से, ओमेगा टी किसके बराबर, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के। सो कितना बना, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 एंड पाई बाय 2। ये चीज होगी। नाउ अगर देखा जाए व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना, 2n प्लस 1 एंड पाई बाय 2। आपने क्या करा बेटू, पाई से पाई कैंसिल, देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, इट इज 2n प्लस 1। ये टी शिफ्ट करा और यहां से 2 को शिफ्ट करा। सो ये वो इंटरवल्स आ गए जहां पर हमारी जो एनर्जी है वो प्योरली कैसी होगी बेटू, मैग्नेटिक। बात समझ आई, पक्का। देखो अगर आपके पास ये इंडिविजुअली आता है तो 2 मार्क्स में आता है, बट अगर दोनों एक साथ आए तो फिर 3 मार्क्स में आएगा। फिर ये और आ रखा है बोर्ड्स में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। समझ आई बात। और इसका तीसरा हिस्सा, इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा आपसे क्या डिमांड करता है, बहुत सिंपल है बेटू। कहता है डिटरमाइन द टाइम at which the energy is shared, the energy is shared equally between inductor and capacitor। अब वो कह रहा है आप वो टाइम निकालो, अब इंटरवल्स नहीं है, सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम है। कह रहा है वो टाइम निकालो जिस पर की एनर्जी जो है वो क्या हो रही हो, बराबर शेयर हो रही हो। भाई उसने क्वेश्चन में बोल ही दिया, देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आदित्यन सामने ध्यान,
नाउ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर? Q naught square by 2C and sin square omega t is equal to, यहां से Q naught square by 2C and cos square omega t. हाँ या ना भाई? Q naught square by 2C, Q naught square by 2C कैंसिल, कितना बना? sin square omega t cos square omega t. अगर दोनों साइड रूट ले लिया तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस को शिफ्ट करा, सो व्हाट वी कैन राइट tan ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब tan फंक्शन में वन कितने पर? 45 पर, हाँ है ना? तो इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 4। अरे हम समझ आ रहा है, उधर क्लियर है भाई? नाउ सो यहां से ओमेगा टी विल बी इक्वल टू पाई बाय 4. व्हाट इज ओमेगा? 2 pi by t small t, and this is equal to pi by 4. pi by 4 by pi से pi cancel करो, then what will be that instant of time? It is t by 8. तो ये वो इंस्टेंट आ गया जिस पर की एनर्जी कैसी होगी? कंप्लीटली बराबर शेयर हो जाएगी। बात समझ आई? अभी सिर्फ दो प्रॉब्लम्स करिए, बेसिक बेसिक सी। पहली प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा कि सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर को, ठीक है, कांस्टेंट प्रूफ कैसे करना है। और अगर ये कांस्टेंट प्रूफ हो गया, इसका मतलब हमने बेसिकली क्या जस्टिफाई कर दिया कि एक एनर्जी का लॉस दूसरी का गेन, या फिर पहले वाली का गेन और दूसरी का। So this means energy will be continuously oscillating between inductor and capacitor, and with justifying the concept of what? LC oscillation. ये पहला पॉइंट था। वहां जो इक्वेशंस बनी कि एक इंस्टेंट पर कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, एक इंस्टेंट पर इंडक्टर की एनर्जी कितनी, तो वहीं से अगला क्वेश्चन हमने क्या तैयार करा कि किस इंटरवल्स पे, मतलब वो कौन सा टाइम इंटरवल्स होंगे बहुत सारे, वो कितनी रीडिंग्स होंगी टाइम की जिस पर की एनर्जी कैसी होगी? कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। फिर दूसरा कंप्लीटली मैग्नेटिक, मैकेनिकली मैग्नेटिक। और तीसरा पॉइंट हमने उसमें क्या देखा कि वो टाइम इंटरवल पता करें कि जिस पर एनर्जी दोनों में क्या हो जाए? बराबर शेयर हो जाए। ये दो प्रॉब्लम्स क्लियर अच्छे से? पक्की बात? बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन और भी रोमांचक है भाई, ध्यान से सुनना और समझना। आपसे कहता है show that the average power associated in a series LCR circuit always vary directly proportional to the पावर फैक्टर। हमें प्रूव करना है बेटा कि सीरीज एलसीआर सर्किट की जो एवरेज पावर है, सीरीज एलसीआर सर्किट की कौन सी पावर? एवरेज पावर। वो पावर फैक्टर के साथ हमेशा कैसे वेरी कर रही है? डायरेक्टली। याद करो, हमने प्रूव करा इन केस ऑफ रेजिस्टर एवरेज पावर इज मैक्सिमम। फॉर्मूला आया था ईआरएमएस इनटू आईआरएमएस। और फिर हमने करा इंडक्टर, सो इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी बनी? 0। और हमने करा कैपेसिटर, कैपेसिटर में भी एवरेज पावर कितनी बनी? 0। बट अब बात है आपको उस पावर की करनी है, वो पावर निकालनी है जो किसमें? एलसीआर में। इंडिविजुअल नहीं, अब तीनों के तीनों साथ में। तो कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ आया? पक्की बात है? सुनो, आप याद करो बेटू कि जब आप एलसीआर पढ़ रहे थे तो एलसीआर को पढ़ते हुए आप लोगों ने वहां पर वोल्टेज कितनी दी थी? जब एलसीआर पढ़ रहे थे तो वोल्टेज कितनी दी थी बताओ? स्वीटी बेटा बताओ, वोल्टेज कितनी दी थी बेटा? देखो यार, तुम रिवाइज ही नहीं करते हो चीजों को, क्या फायदा होगा फिर? बताओ मुझे। हाँ क्या है? 230 वोल्ट।
अरे इक्वेशन थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? ठीक है, नाउ कितना ईएमएफ दिया? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगला स्टेप बहुत ध्यान से, ठीक है। अब लिखते हैं करंट की इक्वेशन। अगर मैंने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये तो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रेसिस्टर के लिए। सिर्फ किसके लिए होता है? बट हमारे सर्किट में तो तीनों है, तो गलत हो जाएगा। अगर मैंने लिखा इस तरीके से ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो ये होता है कैपेसिटर के लिए, बट सर्किट में तो तीनों है, ठीक। और अगर हमने लिखा माइनस पाई बाई टू, ये भी गड़बड़ हो गया, ये सिर्फ किसके लिए? इंडक्टर के लिए, पर सर्किट में तीनों है। तो बेटा जी अगर सर्किट के अंदर तीनों एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। भाई हमें नहीं पता फेज डिफरेंस कितना होगा, पर होगा तो सही, वैल्यू नहीं पता, तो कितना मान लिया? पाई। हमें नहीं पता लीड करेगा या लैग करेगा, तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। याद करो हमने पढ़ा इंपीडेंस ट्राइंगल। इंपीडेंस ट्राइंगल में सबसे आखिरी पॉइंट हमने क्या लगाया था? tan फाई। tan फाई क्यों लगाया था? क्योंकि हमें क्या पता करना पड़ सकता है? फेज डिफरेंस। भाई देखो अगर रेजिस्टर है तो फेज डिफरेंस 0, अगर इंडक्टर है और कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस 90। फर्क इतना आता है कि इंडक्टर में जो 90 है उसमें हम क्या कहेंगे कि करंट 90 डिग्री पीछे है, और कैपेसिटर में जो 90 आता है उसमें हम कहते हैं कि करंट 90 डिग्री आगे। पर बाबू अब तीनों साथ में है तो कुछ तो अलग फेज डिफरेंस बनेगा, तो उसको निकालने के लिए हमने इंपीडेंस ट्रायंगल में क्या लगाया था? tan phi. What is phi? The resulting phase difference. ये वही है, आई बात समझ? और क्योंकि हमें नहीं पता अभी लीड करेगा या लैग करेगा, इसलिए हमने क्या लगा लिया? प्लस भी और माइनस। मतलब करंट की इक्वेशन चॉइस है, आप ये भी रख सकते हो और आप ये भी रख सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे आप प्लस फाइव वाली लो चाहे आप माइनस फाइव वाली। ध्यान रहेगी ये चीज। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज समझो। हम बात कर रहे हैं किसकी? पावर की। अगर आपको याद हो द मैकेनिकल पावर, कौन सी पावर? मैकेनिकल पावर इज रिटन एज व्हाट? दैट पावर इज dw बाय dt। और इसी को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म्स में लिखते हैं तो पावर क्या लिखी गई थी? EI। यहीं से बनता था ये। दोनों को आपने क्या करा? कंपेयरिंग बोथ। जैसे ही दोनों को कंपेयर किया तो आपको क्या मिला? dw बाई dt इज इक्वल टू EI, हाँ या ना? अब आपको यहां पर ईएमएफ और करंट ये दोनों इक्वेशंस पुट अप करनी है, ठीक है। सो बहुत ध्यान से स्टेप्स को समझना है बेटू, देखिएगा। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? सो dw बाय dt इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड प्लस फाइव। भाई आपका दिल करता है माइनस फाइव लेने का, माइनस चला दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ इसको अगर रिजॉल्व करा जाए तो dw बाय dt ये मैंने रखा एज इट इज इनटू यहां से आई नॉट, आइडेंटिटी ओपन करी बेटू, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव बनेगा, हाँ या ना? अब हम क्या करते हैं,
अपने इस पूरे हिस्से को ब्रैकेट में एंट्री देते, ठीक, और dt को भी शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखते हैं ध्यान से बेटा, स्टेप्स को ऑब्जर्व करना। dw इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt। देखो ध्यान से, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt भी आ गया। हाँ या ना, बिल्कुल बिंदास। इसी तरीके से हम ब्रैकेट के अगले हिस्से के साथ चलते हैं, प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई, ठीक। सो ये लिख दिया हम लोगों ने, ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और यहां से dt, गुस्सा नहीं करो भाई, और यहां से dt। स्टेप क्लियर है? क्या करना है, प्लस के बाद वाला हिस्सा, ठीक है, और ये पहले करा है, कोई नई चीज नहीं है। अगर आप रिवाइज करेंगे अपना इंडक्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट, तो जो स्टेप अप करेंगे वहां मिलेगा आपको। आप अपने इक्वेशन के इस हिस्से को 2 से करते थे डिवाइड और 2 से करते थे, सो दैट यहां आइडेंटिटी बन गई थी। आया याद? ठीक। नाउ फर्दर चलो, तो कितना बना, ठीक, बल्कि अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। बहुत ध्यान से बेटा, डी डब्ल्यू को करा, कितना मिल गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू यहां से ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी, देन प्लस, बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन फाई, बाहर हो गया, अंदर कितना रह गया, ये पूरी ये वाला पूरा हिस्सा आइडेंटिटी बन गया बेटू, कितना, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये चीज आएगी। नाउ 0 टू टी। चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इनको ध्यान रखना है हमेशा, ये बहुत काम आते हैं। इसका वैल्यू कितना, टी बाई 2, और बेटू वेरी गुड, और इसका वैल्यू कितना, 0। ये हिस्सा पूरा का पूरा कितना बन गया, 0 बन गया, और इस पूरे की जगह कौन आ गया, टी बाई 2। बहुत ध्यान से देखना है। सो वर्क डन विल बी ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी बाई 2। टी को मैं शिफ्ट कर देता हूं डिनोमिनेटर में, जैसे टी को शिफ्ट करा कितना बना, W बाई टी, और ये जो 2 है इसको हमने क्या करा, ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस फाई, व्हाट इज ई नॉट बाई रूट 2, ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस। तो यहां से क्या मिला बेटू हमें, एवरेज पावर इन एलसीआर इज व्हाट, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एवरेज पावर इन एलसीआर डायरेक्टली वेरी कर गई किसके साथ, पावर फैक्टर के साथ। कॉस फाई क्या होता था, पावर फैक्टर। आया समझ? तो ये प्रॉब्लम जो थी ये भी आपकी कितने मार्क्स में आ रखी है एग्जाम से बेटा, 3 मार्क्स में। और अगर आप चैप्टर पढ़ते समय इक्वेशंस को, कंसेप्ट को ध्यान से समझ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आनी कब शुरू होती है, जब आप बैकलॉग पे बैकलॉग बनाते चले गए, अब वो सारी इक्वेशंस फॉर्मुलाज कंसेप्ट सब मिक्सअप हो रखा है, पता ही नहीं लग रहा कौन सी इक्वेशन कहां कैसे काम आएगी, समझे? इसलिए लगातार बार बार रेगुलर बेसिस पे जरूरी है। कर सकते हैं क्वेश्चन सभी, बढ़े थोड़ा सा आगे। नाउ अगली प्रॉब्लम और भी बेहतरीन है भाई, देखिएगा ध्यान से।
नाउ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, कहता है बेटू आप लोगों से, हाउ डज द brightness of bulb will get changed or will get affected in each case. ये बेटा हम दो तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे यहां पे, ठीक। तो हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, जो है ना वो सर्किट दे रहा है, कैसे, आपके पास ये रहा इंडक्टर और इंडक्टर को बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये रहा हमारा एसी सोर्स। दिस इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज, ठीक है। अब वो हमें यहाँ कुछ अलग अलग सिचुएशंस पूछेगा, हमसे बताएगा वो हमें, और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि ब्राइटनेस में क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक। सो क्वेश्चन में पहला पॉइंट, क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दिया जाए, और जरूरी नहीं है कि वो आपसे इंक्रीज ही बोलेगा, वो डिक्रीज भी बोल सकता है, बट कंसेप्ट उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो भाई, अगर आपको याद हो हम कहते थे कि इंडक्टर के लिए क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बाबू याद कीजिए, हम लोगों ने सीखा XL इज 2 पाई न्यू एल। तो ध्यान से देखा जाए तो एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी क्या करी, इंक्रीज, तो आपका एक्सएल भी क्या करेगा। एंड व्हाट इज एक्सएल, क्या होता था ये एक्सएल, अपोजिशन, जो करंट को देने वाली अपोजिशन है इंडक्टर के थ्रू, उसी को क्या कहते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने लगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। और अगर करंट डिक्रीज करा तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर बल्ब के पास कम करंट पहुंच रहा है तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ आया, सिंपल एकदम। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या पूछता है वो हमसे, सेकंड पॉइंट में कहता है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डिक्रीज्ड, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास उनको आपने क्या करा, कम कर दिया। तो याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक। इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होती थी बेटू, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय एल। देखो साफ नजर आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है। चलो जी बनाते हैं आंसर। सो नाउ हमने देखा कि L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और ये जो n है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इनको क्या करा गया, डिक्रीज। तो इंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट हम जानते हैं कि एक्सएल इज व्हाट, 2 पाई न्यू एल। अगर इंडक्टेंस कम हुआ तो एक्सएल भी क्या होगा, कम होगा। एक्सएल कौन था, अपोजिशन, ठीक। अगर अपोजिशन ऑफर जो है वो कम होने लगी तो बेटा इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो अब क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा फ्लो करा तो इसका मतलब हमारे बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी,
इंक्रीज। समझ आया? बेसिक आइडिया मिला कैसे अटेम्प्ट करने हैं? ठीक। देखिए तीसरी प्रॉब्लम बेटू, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है यहां पे आपको, आपसे कहता है इफ एन आयरन रॉड is inserted is inserted within the core of coil। भाई आपका जो ये कॉइल का कोर है, अभी फिलहाल इसमें एयर है, एयर कोर कॉइल, ठीक है। अब इस एयर कोर कॉइल में हमने क्या इंसर्ट कर दिया, आयरन रोड, मतलब एक मीडियम इंसर्ट करा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सीखना इसको। अगर आपको याद हो जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे तो वहां हमने कुछ एनालॉग्स बनाने सीखे थे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा है तो मैग्नेटिज्म में ऐसा कुछ करेंगे, करते थे ना वहां पर। ठीक, तो देखो ध्यान से, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने लिखा रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज Cm बाय C0। लिखा था या नहीं? हाँ या ना? और क्या कहते थे कि जैसे ही कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। व्हाट इज द पॉइंट? मीडियम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ी। अब आपने लिया मैग्नेटिक एनालॉग, जो यहां इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो यहां क्या हो जाती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और यहां लिखा है Cm बाई सी नोट, तो हम क्या लिखेंगे, Lm बाय एल नॉट। इंडक्टेंस विद मीडियम इन द कोर डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस विद एयर विद इन द कोर। अगर रेशियो ले लिया जाए तो क्या मिलेगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बात समझ आई? तो बाबू इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, दैट इंडक्टेंस विल इंक्रीज विद मीडियम। जो इंडक्टेंस है वो मीडियम की प्रेजेंस से क्या होगी, इंक्रीज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि हमने वहां पर क्या इंसर्ट कर दी, आयरन रोड। अगर हमने आयरन रोड इंसर्ट करी तो बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो कैसे करेंगे। भाई यहां से हमें क्या पता लग चुका है कि अगर आयरन रोड इंसर्ट करी तो इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मीडियम आ गया तो इंडक्टेंस बढ़ा। सो नाउ with medium the inductance will increase। हम जानते हैं what is XL, it is 2 pi न्यू एल। अगर इंडक्टेंस बढ़ रहा है तो XL भी बढ़ेगा। और बेटा जी XL क्या था, अपोजिशन ऑफ वर्ड, तो इसका मतलब XL बढ़ा तो इसका मतलब जो करंट है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर करंट डिक्रीज करा बेटू तो क्या होने वाला है, ब्राइटनेस विल डिक्रीज। समझ आई बात? क्लियर हुआ या नहीं? पक्का? अगला पहलू क्या आता है देखो, ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, फोर्थ, थर्ड। देन फोर्थ पॉइंट सीखिए बेटा। अब वो कहता है व्हाट विल हैपन if AC source is replaced with a source of DC वोल्टेज। हमारे पास सर्किट में ओरिजिनली कौन सी वोल्टेज थी, AC, और अब हम AC वोल्टेज को हटा करके वहां किसको यूज कर रहे हैं, DC वोल्टेज को। तो क्या होगा,
आदित्य आप बताइए क्या होगा। तैयार रहना, कुछ नया आंसर हो सकता है आज हमारे पास। जी आदित्य जी। शर्माना नहीं है बेटा, आंसर बताना है। देखो, इन स्टेडी स्टेट जब डीसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। और हम जानते हैं एक्स एल इज 2 पाई न्यू एल। अगर आपने यहां 0 करा बाबू, तो एक्सएल कितना हो गया, नोट चेक करना, वहां लिखवाया हुआ है। इन दिस केस द इंडक्टर विल बिहेव एज अ प्योर कंडक्टर। जो आपका इंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर कंडक्टर की तरह। तो अगर एक्सएल 0 हो गया, अगर एक्सएल 0 हो गया, सो नाउ द करंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। इन दैट केस the brightness is also going to be what, maximum। जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ या ना, क्लियर हुआ। देन इसके बाद अगला पहलू आपसे क्या पूछता है बेटा, यहां पे पॉइंट नंबर 5 में कहता है इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, ठीक, that if a capacitor of capacitive reactance XC equal to inductive reactance XL is connected in series with the इंडक्टर। अगर इंडक्टर के साथ, यहां देखो सर्किट में सिर्फ कौन है, इंडक्टर। अब वो कह रहा है कि आपने इंडक्टर के साथ सीरीज में क्या लगा दिया, कैपेसिटर, बट इस तरीके से कि एक्सी और एक्सएल क्या है, बराबर है। तो बेटा आपका फोकस जो है वो इस पॉइंट पर आना चाहिए कि एक्सी और एक्सएल दोनों को क्या कर दिया गया है, बराबर। और दोनों अगर बराबर हो गए तो ये तो फिर रेजोनेंस वाली बातचीत बन गई, हाँ या ना। और अगर रेजोनेंस है तो बेटा Z किसके इक्वल होता था, R के। दिस इज बेसिकली द मिनिमम अपोजिशन कंडीशन, जिसमें कि आपका करंट क्या होता था, मैक्सिमम। क्या होता था करंट, और अगर करंट मैक्सिमम तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, मैक्सिमम। समझ आई बात, हाँ या ना, पक्का क्लियर है। एंड आखिरी पॉइंट जो इसमें पूछता है बेटा आप लोगों से, वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास ये रहा इंडक्टर, सीरीज में आपके पास एक बल्ब है, डीसी वोल्टेज, और यहां पर है आपके पास एक की, ठीक है। अब यहां दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट वही ब्राइटनेस के बारे में जिक्र करना है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड। एक तो हमें ब्राइटनेस का जिक्र करना है, वो भी कब, सिर्फ और सिर्फ उस समय पर, उस इंस्टेंट पर जब हमने की को जस्ट क्लोज किया, ठीक। और फिर दूसरा पॉइंट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द की इज क्लोज। की क्लोज करने की कुछ देर बाद, कुछ याद आया, कि हम लोगों ने जब ट्रांसिएंट करंट की बाद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कंसेप्ट, कि अगर हमने डीसी वोल्टेज लगाई है और बात कर रहा है आफ्टर सम टाइम, बात कर रहा है आफ्टर सम टाइम, तो इसका मतलब वो अपनी कौन सी स्टेट में आ गया, वो अपनी कौन सी स्टेट में आ गया, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट बोले तो प्योर डीसी। मतलब अब हम फ्रीक्वेंसी को कितना लेकर चलेंगे, 0। अगर ऐसा है तो एक्सएल कितना होगा, 0।
अगर XL 0 तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां ब्राइटनेस भी क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी। आई बात समझ। बट अगर हम बात करते थे बेटा एट एन इंस्टेंट, तो एट एन इंस्टेंट हम क्या कहते थे, डीसी विल बिहेव एज एन एसी। जो डीसी है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसी की तरह। अगर एसी की तरह बिहेव कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है, जीरो, और यहां कह रहे जीरो नहीं है मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहां पर ज्यादा है, हाँ या ना। तो भाई इस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे कि अगर मैं यहां इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो यहां फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिलेटिवली ज्यादा रहेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सेल भी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। अगर एक्सेल ज्यादा तो करंट क्या होगा, कम, और अगर करंट कम तो ब्राइटनेस भी क्या होगी। आई बात समझ। इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन को जब हम देखेंगे ठीक इंडक्टर के साथ, तो जैसे ही हम की क्लोज करेंगे उस समय जो बल्ब की ब्राइटनेस होगी, जो बल्ब होगा थोड़ा सा डिम ग्लो करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम वो धीरे धीरे करके अपनी ब्राइटनेस को क्या कर लेगा, बढ़ा ले। समझ आया। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम किसके साथ देखी, इंडक्टर के साथ। इसी तरह की प्रॉब्लम हमें किसके साथ पढ़नी पड़ेगी अभी, कैपेसिटर के साथ। तो पहले बताओ, अभी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, एक एक पॉइंट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है सबको, श्योर, पक्का। आज यहां तक रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल शीट होगी, और न्यूमेरिकल शीट में ऑन एन एवरेज 3 करनी है, और तीनों में 10-11 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक। तो अगली क्लास का होमवर्क क्या है, ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से, ठीक, और चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मुलाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, अच्छे से रिव्यू करके आओगे बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में हम लोग।